अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। पेश है कहानी कनीज़ की 39वीं किस्त। गुज़श्ता शब बाद निकाह व तोआम अख्तर हुसैन की फैमिली के तमाम छोटे बड़े अरकान उनके साथ ही अपने मस्कूना पर वापस चले गए थे। बाकी तमाम मेहमान व बदरुद्दीन के घर व इलाके की सभी खातीन व लड़कियां बेगम इस्माइल के कहने पर रुक गई थीं। लिहाजा सुबह 10 बजे नाश्ता के बाद बदरुद्दीन भी सबों को साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो चुका था, मगर कशिश बानो कनीज़ व तश्करान के कमरे की चौखट पर इस तरह खड़ी मुस्कुरा रही थी कि उधर कनीज़ व तश्करान भी उसकी निगाहों के सामने थे और सेहन में मौजूद लोग भी उसे देख रहे थे। वो उस वक्त अपनी कैफियत के मुताबिक सरापा मुतजस्सिस बनी हुई थी, लेकिन कनीज़ व तश्करान उसके मन की बातों से पूरी तरह वाकिफ थे। इब्राहिम सरकार जो सेहन में खामोश बैठे थे, ज़ेर लब मुस्कुराकर अपने करीब बैठे बेटा इस्माइल सरकार के कान में सरगोशी की। लगता है कशिश बीबी को अपने काफिले के साथ जाने का फ़िलहाल इरादा नहीं है बेटे, फिर छोटे सरकार उसे रोक क्यों नहीं लेते? अब्बा हुजूर की बातें सुनकर इस्माइल सरकार धीरे से हंसे और कशिश की जानिब देखते हुए प्यार से बोले, बेटी कशिश, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी वापसी का फ़ैसला खुद तुम्हारी ही मर्ज़ी पर मुनहसर है। वैसे हमें महसूस हो रहा है कि फ़िलहाल रुखसत होने वाले काफ़िले के साथ, मेरा मतलब है कि अपनी खाला जान वगैरह के साथ तुम्हारे जाने का इरादा मुतज़लज़ल हो रहा है। जवाबन कशिश बानो उनकी जानिब बढ़ती हुई नहायत मासूम लहजे में बोली, बाबा जान, मेरे जाने न जाने का इख्तियार मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं बहैसियत बांदी आपकी बहू के जहेज़ में सौंपी हुई शय हूँ। ये सुनना था कि इस्माइल सरकार ज़ोर से हंस पड़े। उनकी वालदा और बेगम भी मुस्कुराने लगी। वैसे मुस्कुराहटें तो वहाँ मौजूद सभी मर्द व ख़ातीन के होठों पर थी, मगर किसी में तजब्जुब और किसी में दर्द की कैफियत थी। इस्माइल सरकार ने कहा, बड़ी मज़ाहिया बातें कही कशिश बेटी तुमने। जवाबन कशिश ने नर्म लहजे में कहा, बातें मजाक की नहीं है बाबा जान, क्योंकि इस अदना सी बांदी में इतनी जुरत कहाँ कि सरकार के सामने मज़ाहिया बातें करे। वैसे भी अदब व तहजीब हमेशा से बांदी के ज़ेवरात रहे हैं। बहरहाल हज़रत इब्राहिम सरकार की लंबी चौड़ी जायदाद से होने वाली बेइंतहा आमदनी और छोटे सरकार की कमाई से हवेली में बनने वाली रोटियां इस खिदमतगार बांदी के लिए कम पड़ जाएं, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है बाबा। उसकी बातें सुनकर इस्माइल सरकार का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि कशिश की आवाज़ लड़खड़ा गई थी और सर झुक गए थे। उन्होंने पहलू में खड़ी अपनी बेगम को वीरान आँखों से देखा। उसी पल इब्राहिम सरकार कुर्सी से उठकर आगे बढ़े और एक शफीक व मेहरबान दादा की तरह आगे बढ़कर उसे अपनी पसली से लगाते हुए बोले, बेटी कशिश, दिल को इतना छोटा नहीं करते। आपके बाबा जनाब इस्माइल सरकार का दिल इतना तंग नहीं जिसमें आप नेक सिफात बंदी की आरज़ुएं ना समझ सकें। बांदी नहीं, बंदिए खुदा की हैसियत से अपने छोटे सरकार के कुंबा की ख़ास रुकन बनकर जब तक दिल चाहे बौशौक रह सकती हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्तकबिल करीब में आपका घर बसाने के मसले पर भी गौर व फिक्र करेंगे। कशिश बानो, जिसने अपना सर उनके कंधे से लगा रखा था, चौंकते हुए एक झटके से सर उठाकर नम आंखों से इब्राहिम सरकार का चेहरा देखा और फौरन बोली, नहीं दादा हुजूर, मेरी शादी तो हो चुकी है अपने अहद तिफली के माजी से, और घर बसाने के लिए मुझे इस हवेली से 4 कंधों की ज़रूरत होगी जब खुदा बुलाएगा। बारसूरत उसकी बातों ने कुछ देर के लिए माहौल को सोगवार बना दिया था, लेकिन उसके बाद जो जहाँ रहे उन सबों की जिंदगियाँ रफ्ता रफ्ता बहुत बेहतर ढंग से गुजरती रहीं और 1 साल का वक्फा तय हो गया। वाकई कनीज़ व कशिश ने अपनी खिदमात व मुस्तैदी की बदौलत मुख्तसर सी फैमिली के हर अफराद का दिल जीत लिया था। घर के मालिक व मालकन हर घरेलू मरहले पर कहते,
कशिश से पूछिए ना, दरियाफ्त कीजिए इस मामले में कशिश की क्या राय है, वगैरह वगैरह। घर के मुलाजमीन व मुलाजमाओं को भी कशिश बानों के अहकाम का इंतज़ार होता। बवक्त ख्वाब हमेशा दोनों बहनें दोनों बेगमात के ज़बरदस्ती पाँव दबाती। कभी कभी तो दोनों बहनें छोटी बच्चियों की तरह दादा हुजूर इब्राहिम सरकार के पाँव दबाने भी बैठ जाती, अगरचे वो सख्ती से मना करते रहते, मगर भला वो कहाँ मानने वाली थी। ऐसे में एक बार हजरत ने कहा था कि आप दोनों बहनों की आमद के बाद से इब्राहिम की ज़िंदगी एक नाआशना और अनोखा सुकून महसूस करने लगी है। माफ़ कीजिएगा, इस जुमले को फिर से दोहराता हूँ। ऐसे में एक बार हजरत ने कहा था कि आप दोनों बहनों की आमद के बाद से इब्राहिम की ज़िंदगी एक नाआशना और अनोखा सुकून महसूस करने लगी है। शायद खुदा ने मेरे नसीब में आप लोगों के फ़राइज़ का ये हिस्सा भी दर्ज कर दिया है जो गालिबन कम ही लोगों की किस्मत में होता है। मुझे फ़ख्र है आप दोनों की ज़ात बेमिसाल पर। बहरहाल उन्हीं दिनों की बात है कि दर्जनों जस्टिस की हाई कोर्ट से मुजफ्फरपुर कोर्ट में तशरीफ़ आवरी हुई और जज के ओहदे के लिए एक मीटिंग बैठ गई जिसमें कई उम्मीदवार पेश थे, लेकिन मुजफ्फरपुर कोर्ट के बेशतर वकला तस्करान के हक में खड़े थे। दूसरी बड़ी बात यह थी कि उसकी कारकर्दगी के रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर थे, जिससे हाई कोर्ट के कई जस्टिस वाकिफ़ थे, जिसके पेश नज़र मज़कूरा ओहदे के लिए हाई कोर्ट के जजों ने तस्करान इब्राहिमी को ही हकदार करार दिया। इस खबर को सुनकर इब्राहिम सरकार सरसार हो उठे और हवेली में खुशियों की एक नई लहर दौड़ गई। इस्माइल सरकार के कदम मारे खुशी के लड़खड़ाने लगे। वो अपने अब्बा हुजूर और बेटा के सामने अब जलालपुर हवेली पर मुंतकिल होने की तजवीज़ रखी तो दोनों ही दादा पोते ने उनके ख्याल की तायीद की। लिहाजा तस्करान के घर आते ही शाम के 6 बजते वो घर के तमाम अरकान और मुलाजमीन व मुलाजमाएँ जो उस वक्त तक शहर की हवेली पर ही मुकीम थे, जलालपुर हवेली पर पहुंच गए। फिर तो गांव के हर तबकात की खातीन व लड़कियां दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ी। दियार के बेशुमार मर्द हजरात जो हर फिरके से ताल्लुक़ रखते थे, इब्राहिम सरकार व इस्माइल सरकार को छोटे सरकार की कामयाबी पर मुबारकबाद देने कतार दर कतार आने लगे। मनों से भी कहीं ज़्यादा मिठाइयाँ तकसीम की गईं। खातीन व लड़कियां दुल्हन कनीज़ को देखकर अशश कर रही थीं। हवेली में नई खुशियों का सैलाब उमड़ आया था। कनीज़ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आज ही ब्याह कर ससुराल लाई गई है। कशिश बानो भी फूले नहीं समा रही थी। शाम के 7 बजते मियाँ बदरुद्दीन के साथ दरबार की मेहमान खसूसी जमीला बेगम भी प्राइवेट टैक्सी से जलालपुर पहुंच गईं। बेगम इब्राहिम को बाअदब तस्लीमात अर्ज़ किया। माफ़ कीजिए, इब्राहिम सरकार व बेगम इब्राहिम को बाअदब तस्लीमात अर्ज़ किया और बेगम इस्माइल उससे गले मिले। ये सब देखकर इस्माइल सरकार की आंखें खैरा हो रही थीं। तस्करान इब्राहिमी अख्तर हुसैन के साथ ही ढेर सारी मिठाइयाँ और आलिया के लिए उसकी ज़रूरियात की चीज़ें लेकर उनके घर हो आया था। वाज़ा रहे कि तस्करान हर माह 5-10 हज़ार रुपये आलिया के खर्च के बहाने उसकी नज़र करता रहा था ताकि उसे इतना सुकून, इतनी खुशियाँ मिले जिसमें उसका मर्ज़ दब कर रह जाए। चुनांचे तस्करान इब्राहिमी तीसरे ही दिन बहैसियत डिस्ट्रिक्ट जज दरभंगा की अदालत में मुंतकिल हो गए और अब इधर अपने परदादा छरदादा की तरह इस्माइल सरकार को पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा तक के इलाकों में अपने लख्त जिगर के नाम मुख्तलिफ एराजियात व मकानात खरीदने का भूत सवार हो गया। वो अक्सर अपनी रातें काशाना इब्राहिम पर जमीला के साथ गुजारते, क्योंकि जमीला बेगम की ज़िंदगी व उम्र भी दुल्हन की तरह संवर चुकी थी।
खुफिया ज़राए से मालूम हुआ कि उन्होंने जमीला से निकाह कर लिया है, मगर इसका किसी के पास कोई बैयन सबूत नहीं था और न ही इस्माइल सरकार व जमीला बेगम के ताल्लुकात पर घर के किसी अरकान या मुलाजमीन के तवज्जुहात ही थे, क्योंकि बहैसियत जज साहब की खुशदामन होने के इस्माइल सरकार का उनसे मिलना जुलना किसी ऐब में हरगिज शुमार नहीं था। लेकिन यह हकीकत था कि उन्होंने जमीला से निकाह कर लिया था। इब्राहिम सरकार ने ज़मीन जायदाद से लेकर पूरे घर के तमाम अरकान की जिम्मेदारी अपने आज़ाद ख्याल लख्त जिगर के कंधों पर डाल दिया था। घर में उनकी मशीरकार, उनकी बेगम और रज़ाई बेटी की हैसियत से कशिश बानो थीं और बाहर की दुनिया में दूसरी बेगम जमीला, मुलाजिम सलीम अंसारी, रहीम मंसूरी और ज़रूरत पड़ने पर बदरुद्दीन उनके सलाहकार थे। अब काशाना पर जमीला बेगम के साथ बदरुद्दीन, उसकी माँ हुसना बेगम और नूर आयशा ही रहती थीं। कुरैशा अपने बच्चों के साथ अपने घर रह रही थी जो करीब ही था। वो छोटे सरकार के हर मुमकिन ताउन की बदौलत अपनी ज़िंदगी खुशगवार ढंग से जी रही थी। मुख्तसर ये कि जो जहाँ थे सभी पुरसकून जिंदगियाँ गुजार रहे थे। ताहम इब्राहिम सरकार की फुलवारी नुमा हवेली में कोई किलकारियाँ नहीं गूंज रही थीं, क्योंकि कनीज़ की गोद शादी के 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद खाली थी। जब बेगम इब्राहिम व बेगम इस्माइल का ध्यान आया तो उन्होंने अपने अपने शौहरों से तस्करा किया, लिहाजा अब वो दोनों बाप बेटे भी फिक्रमंद हुए। ऐसे में दोनों ही सास बहू रईस आज़म ख़ानदान की इकलौती मालकन कनीज़ फातिमा के सामने एक खूबसूरत सवाल बनकर खड़ी हो गईं। लेकिन कनीज़ ने खुद अपने और अपने महबूब शौहर की सेहत में कोई कमी न होने की बात बताई। फिर भी किसी को तसल्ली नहीं हुई, लिहाजा इब्राहिम सरकार अपनी बेगम के साथ मिलकर दुल्हन को डॉक्टरों के पास लेकर दौड़ते तो इस्माइल सरकार व उनकी बेगम अपनी बहू बेगम को लेकर हकीमों के यहाँ के चक्कर लगाने लगे। कशिश बानो, जमीला बेगम, इरफाना और सलमा बी को भी तरह तरह के फिक्र व तरद्दुद ने घेर लिया, मगर वो सभी खामोश रहकर अल्लाह पीर क्या मनाती कि समझ लीजिए उनकी बखिया उधेरना शुरू कर दिया था। बेगम इब्राहिम नज़र बद उतारने की गरज से मौलवियों की कतार खड़ी कर दी, जिन्होंने कनीज़ का झाड़ फूंक शुरू कर दिया था। अमूमन देखा गया है कि किसी जोड़े के बतन से बच्चे की पैदाइश में देर होने पर हर तबके की खातिन दुल्हन बेचारी को ही मशकूक समझने लग जाते हैं। बहरहाल सारे डॉक्टर्स के मेडिकल रिपोर्ट और तबीबों के तासुरात तशकरान व कनीज़ की सेहत के बेहतर होने के हक में ही होते थे। मज़े की बात तो ये थी कि अमूमन इतवार का दिन तशकरान घर पर ही अपनी बीवी के साथ रहता। वो शनिचर की शाम ही दरभंगा से बजरिया कार घर आ जाता था। बवक्त शाम जब कशिश बानो झाड़ फूंक करने वाले मौलवियों के करीब से कनीज़ को लेकर कमरे में दाखिल हुई और तशकरान उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर शरारत से मुस्कुराया तो वो खिज उठी और रुहासी होकर अपने शौहर के गाल ऐंठ दी, लिहाजा वो बिलबिला कर हंसने लगा था। कनीज़ प्यार से गुर्राती हुई शौहर की गोद में लुढ़कती हुई उसके सीने में मुंह छुपाकर बड़बड़ाई, पता नहीं दादी जान क्या करने पर कमर बसता है, भला इस झाड़ फूंक से क्या फ़ायदा होने वाला है, लाहौल वला कुव्वत। दरअसल कनीज़ इन सब बातों के बिल्कुल खिलाफ थी। खिलाफ तो इब्राहिम सरकार, इस्माइल सरकार, तशकरान और उसकी वालदा भी थी, लेकिन बड़ी बेगम साहिबा की मर्ज़ी का सबों को एहतराम करना पड़ रहा था। अगर इब्राहिम सरकार अपनी बेगम की ज़हनियत पर हंसते तो वो उन्हें घुड़कियाँ दिखाने लगती और बेटा कुछ बोलते तो वो कहती कि इस्माइल सरकार, आपने हमेशा अपनी माँ का दुलार ही देखा है, अगर मेरी बातों का मजाक बनाएंगे ना तो यकीनन अब मेरे हाथों पिट जाएंगे। फिर तो पूरी हवेली में सबों की हंसी की आवाज़ गूंज उठी थी। दरअसल उनका मैका किसी हद तक बरेलवी ख्यालात से जुड़ा था। माफ़ कीजिएगा, जो सच है मैं वही बयान कर रहा हूँ, कोई मुआवजा हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ।
इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि एक ही अल्लाह को मानने वाले लोग मुख्तलिफ ग्रुपों में मुनक़सम हैं, जिसे मुख्तलिफ मसलक के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए कि यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, जिसे बयान किए देता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि कितनी दीवारें खड़ी हैं एक घर के दरमियाँ, कितनी दीवारें खड़ी हैं एक घर के दरमियाँ, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियाँ। बहरहाल हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों के तौर तरीके भी मुख्तलिफ हैं और अपनी बिसात के मुताबिक सभी लोग जीते भी हैं। दुख सुख और गम व खुशी सबों की ज़िंदगियों में आती है। उनकी ज़िंदगियाँ भी उसी तरह गुजरती हैं जो नस्ल धर्म और मज़ाहिब पर मुकम्मल इत्मीनान नहीं रखते। अब सुनिए कि उन्हीं में से किसी ने कहा है कि सब नक्श ख्याली हैं काबा हो या बुतखाना, सब नक्श ख्याली हैं काबा हो या बुतखाना, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ ऐ जलवे जाना। खैर माफ़ फरमाएं, मेरे ख्यालात किसी और जानिब मबजूल हो गए थे। दरअसल आगे हुआ यूँ कि इस्माइल सरकार को उन्हीं अफरा तफरी के दिनों डॉक्टर सैयद मोहम्मद सुल्तान ज़ैदी का गायबाना तारुफ मिला, जो मुजफ्फरपुर के ही बाशिंदे थे और MBBS के बाद लंदन से FRCS करके आए थे और शहर के हरी सभा चौक पर अपनी रिहाइश गाह से मुत्तसिल अपनी ही इमारत में नर्सिंग होम कायम करके प्रैक्टिस शुरू की थी। माशाअल्लाह उनके आला तजर्बात और बारीक बीनी के सबब उन्हें खासी शोहरत मिल रही थी, क्योंकि वैसे भी वो एक वली सिफत इंसान थे। इस्माइल सरकार ने अपने अब्बा हुजूर से डॉक्टर मौसूफ की तफसीलात बताई और दूसरे ही दिन बाप बेटे दोनों बेगमात के साथ मिलकर कनीज़ व कशिश को लेकर ज़ैदी नर्सिंग होम पहुंच गए। उधर अब्बा हुजूर का बुलावा पाकर तशकरान इब्राहिमी भी फुर्सत लेकर सही वक्त पर नर्सिंग होम आ गए थे। डॉक्टर सुल्तान ज़ैदी को जब इब्राहिम सरकार के विद फैमिली तशरीफ़ लाने की खबर मिली तो वो फ़ौरन उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हुए। इस्माइल सरकार ने शॉर्ट टाइम में ही उन्हें अपने घर पोते पोतियों की आमद में देर होने का जिक्र करते हुए मुख्तलिफ जनाना व मर्दाना डॉक्टरों के रिपोर्ट्स दिखाए और हुक्माए इकराम के तासुरात से भी आगाह किया। तो ज़ैदी साहब ने अपनी तौर पर ख़ुद भी दोनों मियाँ बीवी का चेकअप किया और मेडिकल पड़ताल शुरू की और मुअद्दबाना गुजारिश की कि हुजूर को फाइनल रिपोर्ट्स के लिए 4 दिन इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह फैक्ट्स सामने पेश कर दूंगा। चुनांचे चाय वगैरह की बात आई तो सबों ने कसदन सिर्फ चाय पीना पसंद किया और तशकरान इब्राहिमी वहीं से दरभंगा वापस लौट गए। डॉक्टर ज़ैदी ने बताया कि फ़िलहाल जज साहब के आने की ज़रूरत अब नहीं है। बहरहाल 4 दिनों के इंतज़ार के बाद इब्राहिम सरकार, इस्माइल सरकार दोनों बेगमात और दुल्हन व कशिश बानो मज़ीद नर्सिंग होम पहुंच गए। डॉक्टर ज़ैदी नहायत संजीदा थे। उन्होंने हमल करार न पाने का जो सबब बताया वो नहायत चौंकाने वाला था। डॉक्टर ज़ैदी ने कहा, हज़रात आला, जज साहब और उनकी दुल्हन के मेडिकल रिपोर्ट के जिस हक़ाइक़ का इंकशाफ करने जा रहा हूँ उससे बहुत कम डॉक्टर्स व मुआलिजीन वाकिफ़ हैं, क्योंकि इस तरह का केस शाज़ो नादिर ही पाया जाता है। हज़ारों में कोई एक ऐसा जोड़ा रोशनी में आता है जो ज़िंदगी के तमाम तर आशाइश व सुकून के बावजूद औलाद से महरूम रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन जोड़ों में जिस्मानी तौर पर कोई कमी होती है, बल्कि इसकी वजह होती है शौहर व बीवी के मादा तौलीद यानी सीमेन ग्रुप का न मिलना। अब देखा जाए कि वो जोड़े अलग अलग दीगर मर्द व ख़ातीन से जिस्मानी रिश्ता कायम करें तो दोनों ही के बिलाउजूर बच्चे पैदा होंगे और होते हैं। लिहाजा जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह का केस हज़ारों में ही किसी कपल के अंदर पाया जाता है। इत्तफाक से यही केस इन दोनों अजीम हस्तियों के अंदर भी है, जिसके लिए न तो अब तक कोई इलाज वजूद में आया है और न इस तरह के केस के अगेंस्ट कोई अद्वियात ही ईजाद की जा सकी है। ऐसे में दुल्हन के मिजाज व किरदार का अंदाज़ा लगाए बगैर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि सूरत हाल के मुताबिक गुंजाइश हो तो छोटे सरकार की दूसरी शादी की जा सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर ख़ानदान
ख़ानदान इब्राहिमी के तमाम अफराद के अरमानों का किला हड़बड़ा कर उनके ही वजूद पर गिरने का एहसास हुआ। लिहाजा वो लोग अंदर ही अंदर बिलबिला उठे थे। लेकिन कनीज यकायक अपने सोफा पर तन गई और अपने चेहरे पर पड़ा निकाब उलट कर सर पर रख लिया। डॉक्टर जैदी उस हुस्न की मलका का शगुफ्ता चेहरा देखकर सकपका से गए। सोचा, मलका हुस्न को क्या सौतन की किराबत मंजूर होगी। उसी आसना कनीज ने पुरज़्म लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, आपके रिपोर्ट और ज़ाती तजर्बात व मशवरे को मैं बखूबी समझती हूँ और ख़ुद तालीम याफ्ता होने के सबब इसे कबूल भी करती हूँ। ख़ानदानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ज़माने में अमूमन दूसरी शादियाँ होती रही हैं, लिहाजा छोटे सरकार की भी दूसरी शादी यकीनन होगी ताकि ख़ानदान इब्राहिमी को उनका वारिस मिल सके। इस मामले में जज साहब के इनकार या किसी मुदाखलत की कहीं से कोई गुंजाइश हरगिज़ पैदा नहीं होने दूंगी। अब्बू अम्मी, दादा दादी व डॉक्टर जैदी सभी उसे हैरत से देख रहे थे। कनीज ने मजीद कहा, एक वफाशवार व फर्जशनास बीवी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शौहर और उनके ख़ानदान के हर छोटे बड़े अरकान पर पूरी तवज्जो रखे और उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करे, बल्कि उनकी खुशियों को अपनी खुशियों पर तरजीह देना एक नेक बहू की अहम जिम्मेदारी है। डॉक्टर जैदी साहब, दुल्हन की बेबाक राय पर डॉक्टर के होठों पर दर्द आमेज मुस्कुराहट थरथराने लगी। उन्होंने कहा, प्यारी बहन, आपकी फराख दिली और वसी ज़हानत की मैं दाद देता हूँ। खुदा की कसम, जज साहब किस्मत के गनी हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें आप जैसी नेक सिफात और बेपनाह मोहब्बत करने वाली शरीक हयात से नवाजा है। कनीज फ़ौरन बोली, नहीं जनाब, खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि अल्लाह ने एक रहम दिल व अथाह मोहब्बत अपने दिल में रखने वाले शौहर से नवाजा है मुझे। इन पर तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ तो कम है। डॉक्टर जैदी लाजवाब हो गए थे। इब्राहिम सरकार सोफ़ा से उठकर सर झुकाए फ़िक्रमंद अंदाज में चहलकदमी करने लगे थे। कनीज मुस्कुराती हुई फ़ौरन उठी और गुमसुम उदास बैठी अपनी सास व दादी सास की जानिब झुककर बारी बारी अपने होंठ उनके होंठों पर रखकर चूम लिया और आहिस्तगी से बोली, खुदारा मायूस न हो, नाउमीदी कुफ्र होती है अम्मी जान। ये सुनकर इब्राहिम सरकार ने चौंक कर कनीज को देखा और उसकी इल्मी सलाहियत पर मबहूत हो उठे। कनीज दादा हुजूर के सामने जाकर बोली, अब घर चलें दादा जान। इब्राहिम सरकार की बुझी बुझी सी निगाहें कनीज के हसास चेहरे में कुछ तलाश कर रही थी कि उसने निगाहें घुमाकर खामोश व अफसुर्दा बैठे ससुर की जानिब देखते हुए बोली, अब्बू जान, घर चलने का इरादा नहीं है क्या? इस्माइल सरकार चौंक पड़े। हाँ बेटी, क्यों नहीं, आपका जैसा हुक्म। कनीज अपने होठों पर अंगुलियां रखकर आहिस्तगी से हंसी तो लगा कि कहीं दूर कोई पायल खनक उठी हो। उसने कहा, अजीब बात है अब्बू जान, इसमें हुक्म की बात कहाँ से आ गई? घर तो चलना ही है ना। जी जी, चलिए ना। वो सोफ़ा से उठकर खड़े हुए तो जैदी भी कुर्सी से उठते हुए अपनी जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट टेबल से उठाकर कशिश को थमा दिया और सबों के ताकुब में उन्हें उनकी गाड़ियों तक छोड़ने चले आए थे। बहरहाल तस्करान इब्राहिमी हर शनिचर अदालती कारकर्दगी से फ्री होने के बाद अपनी कार से घर चले आते। ये न तो कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ लेते और न ही अपने ऑर्डरली को ही साथ लाते और किसी आम आदमी की तरह पैंट शर्ट टाई में मलबूस होते। वापसी का वक्त शाम हुआ करता और उसी तरह ड्यूटी पर जाने का वक्त सोमवार की सुबह अज़ान फजर के बाद का हुआ करता था। बहरहाल उस शाम भी वो घर आए तो मामूल की तरह गोश्त मछलियाँ साथ लाए। अब्बू अम्मी और दादा दादी के साथ बैठकर चाय पी और कनीज व कशिश अनवा इकसाम के डिश तैयार करने में मुलाजमाओं के साथ किचन में मसरूफ़ रही। दरअसल घर के तमाम लोगों को ये शुभात खाया जा रहा था कि कहीं छोटे सरकार खुद ही दूसरी शादी करने से इनकार न कर दें, क्योंकि कनीज उनकी ज़िंदगी थी, मुकम्मल दुनिया थी। उसको पाने के लिए उन्होंने बेवजह की कितनी अजियतें बर्दाश्त की थी। लिहाजा इब्राहिम सरकार ने कनीज से यही कहा था कि वो इस मौजू पर छोटे सरकार से खुद बातें करें। लिहाजा
रात के खाने के बाद तकरीबन 11 बजे थे और चूंकि कनीज कमरे में मौजूद नहीं थी, लिहाजा तस्करान अपने फर्श पर नीम दराज कोई अंग्रेजी नॉवेल पढ़ रहा था। 11:30 बजे जब वो कमरे में आई तो उसकी जानिब देखे बगैर तस्करान ने कहा, दादी जान के साथ रह कर तुम भी दादी अम्मा बन चुकी हो बेगम, भंकसबाजी में लगी रहती हो। जवाबन कनीज खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके हाथ से नॉवेल लेकर बोली, सफ़ा नंबर 55, और उसे टेबल पर रखती हुई बोली, अब कुछ ज़रूरी बातें हो जाएं। तस्करान धीरे से हंसा, अरे वाह, मेरे ख्याल से आज पहली बार आपको किसी ज़रूरी बात का ख्याल आया है। बताइए वो ज़रूरी बात क्या है। कनीज फर्श के करीब अपने शौहर के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने मुल्तजी निगाहों से देखते हुए ठहर कर बोली, आज मैं अपने प्यारे खाविंद से कुछ मांगना चाहती हूँ। तस्करान ने एक बारगी चौंक कर जो कुछ कहा उससे कबल वाजे कर दूं कि कमरे से बाहर सेहन में उसके दादा दादी, अब्बू अम्मी, कशिश बानो और घर की मुलाजमाएँ सभी खामोशी के साथ खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, जिसका इल्म तस्करान को बिल्कुल नहीं था। बहरहाल तस्करान ने कहा कि डार्लिंग, आपके अंदाज़े बयां से मुझे महसूस हुआ कि शायद आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की बजाआवरी में मुझसे कोई कोताही हो रही है, वरना मांगने वाली बात आपके जहन में हरगिज़ नहीं आती। वो जो नीम दराज था सीधा होकर बैठते हुए मजीद बोला, मैं तो 16 आने आपका हूँ। दादा हुजूर, दादी साहबा, अब्बू जान, वो प्यारी सी अम्मी जान, कशिश बानो और इब्राहिम सरकार की सारी दौलत व दुनिया, सब कुछ आपके सामने मौजूद है और आपके लिए है। फिर ये मांगने वाली बात पल्ले नहीं पड़ी। फिर भी बोलिए, क्या मांगना चाहती हैं? कनीज ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं अपनी मर्जी से आपकी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। तस्करान को झटका सा लगा, ओह माय गॉड, ये खुराफात आपके जहन में कैसे आया? कनीज फौरन बोली, ये खुराफात नहीं है सरताज, अहम ज़रूरत है। तस्करान ने हैरत से पूछा, मगर मैं आपका फ़लसफ़ा समझ नहीं पा रहा हूँ बेगम। जवाबन कनीज बोली, मुझे आपसे मोहब्बत की इब्तदा का वो ज़माना याद है सरताज, जब आपने नफ़रत आमेज़ लहजे में मुझसे पूछा था कि लोग एक बीवी के होते हुए दूसरी तीसरी शादियाँ क्यों करते हैं, और ये बात उस वक्त मेरी समझ में भी नहीं आई थी, लेकिन उसका जवाब आज मेरे सामने मौजूद है। गलत हैं वो लोग जो महज अय्याशी की गरज से कई बीवियाँ रखते हैं। गलत वो नहीं है जो अपनी बीमार बीवी व बे औलाद बीवी की मजबूरियों के सबब दूसरी शादियों को तरजीह देते हैं। मुझे अफसोस है सरताज कि मैं तमाम उम्र आपके सामने बिछकर भी आपको औलाद की खुशियां नहीं दे सकती। जवाबन तस्करान रवानी में बोल गया, तो क्या हुआ जान, बहुत सारे लोग बे औलाद हुआ करते हैं। ये सुनकर कनीज ही नहीं, बाहर खड़े तमाम लोगों के दिलो जहन को नश्तर सा लगा, लेकिन यह भी एहसास हुआ कि ये कनीज फातिमा की बेकरार मोहब्बत का जुनून है जो हद दर्जे मुनासिब भी है। कनीज ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं रईसजादे? क्या इब्राहिम सरकार व इस्माइल सरकार के वारिस आप तक ही महदूद होकर रह जाएंगे? तस्करान चौंका, हाँ। वो फर्श से उतर कर खड़ा हो गया तो कनीज ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए मुस्कुराकर इज़्ज़ो इनकसारी से पूछा, क्या आपके दिल में औलाद की मोहब्बत पैदा नहीं हो रही है शहजादे? तस्करान ने कमरे की हर शय को घूरते हुए पूछा, डॉक्टर जैदी साहब ने क्या कहा? जवाबन कनीज डॉक्टर जैदी की बातों को दोहराते हुए बोली, मैं डॉक्टर मौसूफ की बातों से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ सरताज। चंद साल कबल ऐसे ही मौजू पर 20वीं सदी रसाले में एक कहानी पढ़ी थी मैंने। तस्करान ने बुझी सी निगाहों से बगौर अपनी बीबी का चेहरा देखा तो कनीज शोखी से मुस्कुराकर मजीद बोली, आपकी होने वाली दोयम शरीक ज़िंदगी मेरी निगाहों के सामने है आका। ये सुनकर वो फिर चौंका, कौन है वो? जी आलिया आपी, आपके बचपन से आज तक की ज़बरदस्त खैर खा। ये सुनकर महज तस्करान को ही नहीं, बाहर खड़े तमाम मर्द व खातिन को भी हैरानी हुई। ये दुल्हन की अक्ल व दानिश को क्या हो गया है? सभी सोचने लगे थे कि तस्करान की आवाज़ आई, ये जानते हुए भी कि वो 8 साल की उम्र से ही मोहलिक मर्ज के ज़ेरे असर घुट घुट कर जी रही है। मगर आप ही जैसे मरीज़ व मरीज़ा महज दौरा होने पर 1 आध घंटे के लिए ही मुजमहिल व सेंसलेस
होते हैं सरताज, उसके बाद वो पूरी तरह अपने होश व हवास में आ जाते हैं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है बेगम कि इतनी ही देर में ऐसे लोगों की आधी जान निकल जाती है। खैर, वो छत को घूरते हुए बड़बड़ाया, शायद तुम दुनिया की पहली औरत हो जो अपने मुकम्मल होश व हवास में इस तरह का फैसला ले रही हो। कनीज फौरन बोली, इसलिए सरताज कि मुझे आप पर मुकम्मल भरोसा है। मैं आपकी पहली मोहब्बत हूँ जिसे आपने अपनी मोहब्बत के पहले सबक से रोशनास किया था। तस्करान ने कहा, इसीलिए मुझे गुमान हो रहा है कि मैं किसी बहुत बड़े इम्तहान के दौर से गुजरने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए सरताज, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आलिया आपी की निगहबानी मैं खुद करूँगी। आप कल जाकर आलिया आपी से खुद मिलें। उन्हें ये नहीं बताएंगे कि कनीज आपको वारिस नहीं दे सकती। अब समझा कि जिस वक्त से मैं घर आया हूँ तुम अभी से दूर दूर क्यों हो। शौहर की बातें सुनकर उसे ज़बरदस्त झटका लगा। उसने कहा, हाय अल्लाह, मैं आपसे दूर कहाँ रही हूँ? सचमुच आपको ऐसा महसूस हुआ क्या? उसने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया, फिर आगे बढ़कर गेट बंद किया और शौहर का हाथ अपने कंधे पर लेकर फर्श की जानिब बढ़ने लगी थी। दूसरी जानिब घर के सारे अफराद काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुके थे। बहरहाल यहाँ कहानी कनीज़ की किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आखिरी 40वीं किस्त मैं जल्द ही पेश करूँगा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।